हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम या रीतियाँ, अप्रोचेस इन ह्यूमन जियोग्राफिक स्टडीज़। जिस तरह अपने भूगोल के अध्ययन के उपागम पढ़ते हैं, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, उसी तरीके से अपने यहाँ पर मानव भूगोल के कुछ उपागम पढ़ेंगे। उपागम या रीतियाँ या अप्रोचेस या मेथड क्या होती है कि अपने कैसे किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्टडी करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, विधियाँ होती हैं, उपागम होते हैं। तो जैसे अपने बात की क्रमबद्ध उपागम की और प्रादेशिक उपागम की भूगोल के अध्ययन में, तो क्रमबद्ध उपागम में अपने क्या पढ़ते हैं कि किसी एक तथ्य को लेकर उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसका करते हैं, वर्ड मैप के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो प्रादेशिक उपागम था, प्रादेशिक उपागम में अपने क्या करते हैं कि पहले कोई ना कोई प्रदेश या रीजन सेलेक्ट करते हैं। वो प्रदेश फिजिकल या भौतिक प्रदेश हो सकता है और दूसरा राजनीतिक या पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है। तो उस प्रदेश को जिसको अपने चुना है, फिर उसका अपने स्थिति, विस्तार, भूआकृति, अपवाह, जलवायु, मृदा, वनस्पति, खनिज, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, इन सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो जिस तरीके से वो अपने क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम पढ़े थे भूगोल के अध्ययन में, तो यहाँ अपने मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम और रीतियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव वर्गों और उनके वातावरण के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों, फंक्शनल रिलेशनशिप का तथा मानवीय तथ्यों, ह्यूमन फैक्ट्स के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। तो अपने लास्ट क्लासेस में जो आपकी लाइव क्लासेस हुई है, उसमें भी अपने इसके बारे में पढ़ा कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा होती है। अपने साधारण परिभाषा पढ़ी कि मानव भूगोल मानव और उसके वातावरण या पृथ्वी के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है कि मानव वर्ग और उसका जो चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण है, स्थल खंड है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जीव मंडल है, उसके साथ मनुष्य का क्या अंतर संबंध है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो इस मानव भूगोल जिसकी अपनी परिभाषाएं कर चुके हैं, यहाँ भी दी हुई है। तो इसके अध्ययन के भी कई पक्ष हैं, कई विधियाँ या जिसे अपने उपागम कह देते हैं। मतलब कि कई तरीक़ों से अपने जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के जो मुख्य हैं उपागम, वो 4 प्रकार के हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है पारिस्थितिकी उपागम, या जिसे अपने इकोलॉजिकल अप्रोच कह देते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, जिसे अपने स्पेशियल अप्रोच कह देते हैं। और तीसरा है व्यवहारपरक उपागम, जिसे अपने बिहेवियरल अप्रोच कह देते हैं। और चौथा है मानव कल्याण संबंधी उपागम या ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच, जिसे अपने कह देते हैं। अब इनके बारे में अपने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर थोड़ा सा डिटेल के इनके बारे में अपने करेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें चारों प्रकार के उपागम और उसके बारे में थोड़ा सा, या आपने कहें कि उसकी परिभाषा एक तरह से बताई गई है। आगे वाले पार्ट में अपने इनकी एक एक की डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपने देखा था पारिस्थितिकी उपागम। तो पारिस्थितिकी उपागम में या पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी, इंग्लिश का वर्ड है इको, ठीक है। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी ये क्या होती है कि मनुष्य और उसके आसपास जो उसका वातावरण पाया जाता है, ठीक है, या जैव और जो सजीव घटक पाए जाते हैं, उनसे मनुष्य का क्या अंतर संबंध है, उसका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है।
तो जैसे कि किसी प्रदेश में मानव व वातावरण के अंतर संबंधों एवं उनके अनुरूप विकसित प्रतिरूपों का विश्लेषण करने वाला उपागम। मतलब जो भी मानव किसी प्रदेश में जो निवास करता है उसका जो उसके चारों ओर पाए जाने वाला जो वातावरण है उनके अंतर संबंधों का, और उन दोनों के अंतर संबंधों की वजह से जो वहाँ प्रतिरूप विकसित हुए हैं तो उनका विश्लेषण करना या एनालिसिस करना ये शामिल होता है पारिस्थितिकी उपागम में। दूसरा है क्षेत्रीय उपागम या रीजनल अप्रोच। इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्यों की विविधताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने वाला उपागम। अब मनुष्य है वो अपने प्राकृतिक वातावरण या जो उसके चारों ओर वातावरण पाया जाएगा या जो भी प्राकृतिक भूदृश्य होगा उसके साथ अंतर्क्रिया करके अपना सांस्कृतिक वातावरण जो है उसका वो निर्माण करेगा। अब जो भी मनुष्य है वो अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक वातावरण में रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहेंगे मनुष्यों की प्रजातियां, उनके धर्म विचार ये भी अलग अलग होते हैं। तो उनका वातावरण के साथ या भौतिक पर्यावरण के साथ उनका जो संबंध है या अंतर्क्रिया है वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिससे वो अलग अलग प्रकार के जो सांस्कृतिक पर्यावरण है अपने वो उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं। जैसे कहीं पर गेहूं की कृषि की जाती है, कहीं पर चावल की कृषि की जाती है, ठीक है, और कहीं पर अपने देखते हैं कि खनन होता है, कहीं पे उद्योग स्थापित होते हैं। तो जिस प्रकार की भौतिक विशेषताओं वाला प्रदेश होगा उसके अनुसार ही मनुष्य उनके साथ अंतर्क्रिया करेगा और जिस प्रकार का उनको भौतिक प्रवेश मिलेगा उसका उपयोग करके एक अलग तरह का सांस्कृतिक वातावरण जो है वो तैयार करेगा, जो किसी दूसरे प्रदेश से तुलना करने पर अपने को अलग अलग मिलेगा। और ऐसे ही दो अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेशों या दो प्रदेश जिनकी संस्कृति अलग अलग है वहाँ पर मानव ने प्रकृति के साथ अपनी जो अंतर्क्रिया है वो अलग अलग तरीक़ों से की है और नए नए भूदृश्य उत्पन्न की हैं, तो उनका अध्ययन इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो ये अध्ययन अपने करेंगे उसे क्षेत्रीय उपागम में अपने करते हैं। इसके बाद है व्यवहारिक परक उपागम या व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। किसी प्रदेश की सांस्कृतिक दृश्य भूमि का उस प्रदेश में निवासित मानव वर्ग के व्यवहार के संदर्भ में विश्लेषण करने वाला उपागम। अब जो मनुष्य है उसका जो व्यवहार है उसके व्यवहार को अपने पहले भी पिछले उपागम में देखा था कि उसकी जाति, धर्म, ठीक है, उसकी संस्कृति, ये उसके व्यवहार को, उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि मनुष्य एक ही है, वो किसी, मान लो एग्जाम्पल के लिए अपने बात करें, किसी जंगल को देखकर, पेड़ों को देखकर क्या उसके मन में विचार आते हैं, क्या वो उसके लिए व्यवहार लाता है अपने मन में कि पेड़ों को काटा जा सकता है, काट कर इससे लकड़ी प्राप्त की जा सकती है जलाने के लिए। कुछ सोचेंगे कि लकड़ी प्राप्त की जा सकती है इमारतों के लिए, कुछ सोचेंगे कि पेड़ जो हैं वो अपने लिए जीवनदायी हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं, शाकाहारियों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं, शाकाहारियों से मांसाहारी भोजन उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है वो चलता रहता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का स्रोत है। तो या कोई सोचेंगे कि इनको काट कर यहाँ खेती शुरू कर लें, कोई सोचेगा यहाँ पर अपने इंडस्ट्री लगा लें, कोई सोचेगा यहाँ पर अपने शहर बना लें। तो ये लोगों का अलग अलग व्यवहार है। तो अलग अलग व्यवहार से जो है वो उनकी सांस्कृतिक दृश्य भूमि भी वहाँ पर अलग अलग बनेंगी और उस दृश्य भूमि का मनुष्य के व्यवहार के आधार पर कि अलग अलग व्यवहार वाले मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक दृश्य भूमि का निर्माण करेंगे और उस अलग अलग प्रकार की दृश्य भूमि का अध्ययन करना जो है उसका अध्ययन अपने व्यवहार परक उपागम में करते हैं। इसके बाद है मानव कल्याण संबंधी उपागम। अब मानव कल्याण संबंधी उपागम में क्या है कि किसी प्रदेश में मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों से विकसित संसाधनों एवं लाभों के मानव समुदायों के बीच न्यायपूर्ण वितरण
का विश्लेषण करने वाला उपागम। अब न्यायपूर्ण वितरण क्या है? ये जो मानव कल्याण संबंधी उपागम का संबंध है, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। रशिया का एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, जिसने जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके हकों के लिए, उनको समाज में जो न्याय मिलने के लिए, या जो गरीबी है, भुखमरी है, उसका कारण जानने के संबंध में कि इसका कारण क्या है। तो इस संबंध में मार्क्सवाद जो है वो सामने आया था कि पूंजीवाद जो है वो सबसे बड़ा कारण है, एक तरफ अमीर बनते जाने का, एक तरफ गरीब बनते जाने का, कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, गरीब है वो और गरीब होता जाता है। प्लस अब मानव कल्याण की बात यहाँ आएगी, उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो समाज में संसाधनों का उत्पादन होता है, या जो भी उत्पादन होता है, या समाज में या प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, उनका वितरण न्यायपूर्ण हो, जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। अब सभी को समान अधिकार मिलेंगे तो सभी का कल्याण संभव होगा, सभी को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है, रहन सहन उनका, जो हाउसिंग की अपने बात करें, जो आश्रय स्थल है वो उनको, या अपना निवास स्थान है, घर हैं, वो उनको सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी को उपलब्ध हो सकेगी। तो इससे ही जो कल्याण है मनुष्य का वो संभव हो सकता है। तो इसी कल्याण परक कार्यों से संबंधित जो उपागम है, या इस प्रकार के जो संबंध में जो अध्ययन किया जाता है, उसे अपने कल्याण परक उपागम में शामिल करते हैं। तो अब अपने अलग अलग करके इन सभी उपागमों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पारिस्थितिकी उपागम। इस उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश के मानव वर्ग और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। वह प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन करता है तथा उसका उपयोग करता है। अतः मानव वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अनुसार विकसित प्रतिरूपों का विश्लेषण या विवेचन करने की रीति ही पारिस्थितिकी उपागम है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। तो वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। तो इस तरीके से मानव और वातावरण के जो पारस्परिक संबंध है, उससे जो प्रतिरूप विकसित होते हैं, उनका अध्ययन करने वाला उपागम कौन सा कहलाएगा? पारिस्थितिकी उपागम कहलाएगा। मानव भूगोल का पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अध्ययन इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा सकता है कि किसी प्रदेश विशेष में मानव किस प्रकार है, किस सीमा तक अपने वातावरण से समायोजन करें, जिससे कि वह अधिकाधिक समय तक उपयुक्त ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर सके। पारिस्थितिकी रीति से मानव वातावरण अंतर संबंधों के विश्लेषण से ही निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद की विचारधाराओं का विकास हुआ है। तो जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है वो इस उद्देश्य से उसका अध्ययन किया जाता है कि मानव का अपने वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध हो, वह अपने वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन करे। ठीक है, ये पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इससे ही आगे जो आप पढ़ने वाले हो, जो मानव और पर्यावरण संबंधों से जो संबंध है, उनको अपने निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस सीमा तक जो मानव है वो प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, किस सीमा तक वह उसमें परिवर्तन या अपने कहें रूपांतरण कर सकता है। तो इसका अध्ययन पारिस्थितिकी उपागम में किया जाता है। इसके बाद अगला उपागम है क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम या स्पेशियल अप्रोच या रीजनल अप्रोच भी इसे अपने कह देते हैं। यह रीति पृथ्वी तल पर सांस्कृतिक भूदृश्यों के क्षेत्रीय विश्लेषण से संबंधित है। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के जीवन निर्वाह के ढंगों में भिन्नता पाई जाती है। उसके द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। इस रीति से पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाले इन सांस्कृतिक भूदृश्यों की विविधताओं की कारणों सहित तुलनात्मक व्याख्या की जाती है।
इस प्रकार इस उपागम में मानव संबंधी एवं वातावरण संबंधी उन सभी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है जो इस सांस्कृतिक दृश्य भूमि की क्षेत्रीय विविधता या भिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें अपने बात जैसे की है कि भूतल पर मानव के जीवन निर्वाह के ढंग अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृतीय दृश्य भूमिका उन्होंने अपनी विकसित की है, ठीक है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिलती हैं। उनका अध्ययन यहाँ अपने इसमें करते हैं कि कैसे एक क्षेत्र की दृश्य भूमि जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि है वो दूसरे क्षेत्र से अलग प्रकार की मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे अतः पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में मानव संख्या, जनसंख्या, उनकी आर्थिक क्रियाओं, कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग आदि जीवन यापन के सामाजिक रीति रिवाजों, उसकी निवास बस्तियों आदि के वितरण में पाई जाने वाली भिन्नताओं का कारण सहित तुलनात्मक विश्लेषण एवं विवेचन क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम से संबंधित होता है। इस प्रकार के विश्लेषण से किन्हीं क्षेत्रों में मानव के जीवन निर्वाह के स्तर की उन्नति के लिए किए जाने वाले नियोजन में सहायता मिलती है। तो जो अपने बात की है कि मनुष्य की जो जनसंख्या है, उसकी क्रियाएं हैं, कृषि है, पशुपालन, व्यापार, उद्योग है, उसके जीवन यापन की रीति रिवाज हैं, उनकी मानव बस्तियां हैं, तो सभी प्रकार के क्रियाकलाप अलग अलग जो क्षेत्र हैं, स्थान हैं, वहाँ रहने वाले मनुष्यों द्वारा जैसे कृषि अलग अलग ढंग से की जाएगी, पशुपालन अलग ढंग से किया जाएगा, व्यापार अलग ढंग से किया जाएगा, तो उनके रीति रिवाज अलग अलग होंगे, उनके निवास अलग अलग होंगे। तो इन्हीं भिन्नताओं का कारण सहित कि क्या कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों के निवासियों की जो क्रियाएं हैं या सांस्कृतिक दृश्य भूमि है वो अलग अलग कैसे है और उसके साथ ही उसके पीछे कारण क्या है, तो इसका अध्ययन किया जाता है जो क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत। अगला उपागम अपने करेंगे व्यवहार परक उपागम, जिसे बिहेवियरल अप्रोच भी अपने कह देते हैं। भूतल के किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग का अपने वातावरण के प्रति व्यवहार किस प्रकार का है, अर्थात वह वर्ग विशेष अपने प्रदेश के वातावरण का किस प्रकार उपयोग करके अपने सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण और विकास करता है, इस दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन व्यवहार परक उपागम के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी मानव वर्ग या मनुष्य वर्ग का अपने जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, अपने वातावरण के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, क्या विचार उसके सामने आते हैं, जो भी वो प्राकृतिक भूदृश्य देखता है कि उनको मैं कैसे उपयोग करूं, कैसा उनके प्रति व्यवहार करूं, तो उससे जो वो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण और विकास करता है। तो इस दृष्टिकोण से कि उसके कैसा व्यवहार था और जो व्यवहार था उसके आधार पर उसने किस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न किए या विकसित किए, निर्माण किया, तो इस दृष्टिकोण से किए जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, व्यवहार परक उपागम। किसी प्रदेश में दीर्घकाल से निवास करते चले आए मानव वर्ग की धारणाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि उस प्रदेश के वातावरण, मानव संबंधों को प्रभावित करती हैं। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों की समानता होते हुए भी उन क्षेत्रों में रहने वाले मानव वर्गों के व्यवहार एवं क्षमताओं की भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न मानव वातावरण अंतर्संबंध प्रतिरूपों एवं जीवन निर्वाह पद्धतियों का विकास हो जाता है। अब मनुष्य दीर्घकाल से निवास करता आ रहा है, तो उनकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके जो विचार हैं, वो मानव पर्यावरण संबंधों को प्रभावित करते हैं। समान वातावरण परिस्थितियां होते हुए भी वहाँ के लोगों का व्यवहार अलग अलग देखने को मिलता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि प्राकृतिक वातावरण के ऊपर ही नहीं कि प्राकृतिक वातावरण जैसा होगा वैसा ही मनुष्य का व्यवहार होगा। किस पे निर्भर करता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से प्राकृतिक वातावरण को उपयोग करके अपना सांस्कृतिक वातावरण बनाएगा। ठीक है, तो इससे अलग अलग प्रकार के जो प्रतिरूप हैं मानव पर्यावरण संबंध से जो निर्मित होकर सामने आते हैं,
या जीवन निर्वाह पद्धतियाँ हैं जो मनुष्य की वो अपने सामने आती हैं, उनका विकास होता है। इस प्रकार इस उपागम में किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का विश्लेषण उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवहार के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ यह तथ्य जानना आवश्यक है कि प्रदेश विशेष में निवासित मानव वर्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रदेश के मानव वर्ग का व्यवहार एवं दृष्टिकोण उस प्रदेश के वातावरण के उपयोग के प्रति भिन्न हो सकता है। अतः इस उपागम में प्रदेश विशेष में निवासित मानव वर्ग का व्यवहार एवं दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार को वातावरण प्रभावित नहीं करता सिर्फ, बल्कि मनुष्य का व्यवहार और दृष्टिकोण उस प्रदेश के वातावरण के प्रति कैसा है, तो उसी आधार पर मनुष्य उस जो विशेष पर्यावरण का अपने व्यवहार के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उपयोग करता है। अतः इस उपागम में प्रदेश विशेष में निवासित मानव वर्ग का व्यवहार और दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला उपागम है मानव कल्याण संबंधी उपागम। ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच भी इसे अपने कह देते हैं। इस रीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव वर्गों एवं उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से विकसित स्थानिक संगठनों स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन मानव कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए करना है। किसी प्रदेश में मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों में विकसित संसाधनों एवं लाभों का मानव वर्ग के बीच वितरण किस प्रकार का है, इसका विश्लेषण इस उपागम में किया जाता है। मतलब कि जो ये मानव वर्ग और उसके वातावरण है, ठीक है, उनका संसाधनों के प्रयोग से विकसित जो स्थानिक संगठन है, उसका अध्ययन मानव कल्याण और सुख समृद्धि के लिए करना है। मतलब इस उपागम का उद्देश्य है कि जो मानव वर्ग और उसके वातावरण का जो संबंध है, उसमें संसाधन उपयोग जो होता है, उसका अध्ययन मानव कल्याण और सुख समृद्धि के लिए करना है। किसी प्रदेश में मानव वर्ग और वातावरण के जो अंतर संबंध है, उसमें जो संसाधनों और लाभों का जो मानव वर्ग के बीच वितरण है, वो किस प्रकार का है, मतलब न्यायपूर्ण वितरण है या अन्यायपूर्ण वितरण है, उसका अध्ययन करना है। और इस रीति में इन लाभों के मानव वर्ग के सभी समुदायों के बीच न्यायपूर्ण वितरण पर बल देती हैं, ताकि समाज में किसी वर्ग पर संसाधनों एवं सुविधाओं का केंद्रीकरण तथा कुछ पर अभाव न हो और सभी को वातावरण के उपयोग से एक समान लाभों की प्राप्ति हो। अपने पहले भी जैसे बात की थी कि डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक ज़्यादा रिच हो और एक बहुत ज़्यादा पुअर हो, एक बहुत ज़्यादा अमीर और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हो, ये नहीं होना चाहिए। सभी को जो संसाधन है वो उनका वितरण समान रूप से मिलना चाहिए। किसी एक वर्ग के पास ही उसका केंद्रीकरण ना होकर सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। जिससे कि उनकी भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी सदैव पूर्ति होती रहे। तो इस जो इस प्रकार का अध्ययन है, वो मानव कल्याण संबंधी उपागम के अंतर्गत किया जाता है।